हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। जीएस क्लासेस के ज्योग्राफी सीरीज़ में हम क्लास 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर थर्ड के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हमने चैप्टर थर्ड इंटीरियर ऑफ द अर्थ के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो हमारा क्रस्ट है ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का। ये ब्रिटल इन नेचर होता है। ये ब्रिटल इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसके कॉम्पोजिशन को देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम पाया जाता है। ये जो कॉम्पोजिशन का क्रोनोलॉजी है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो क्रस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसमें ओशियानिक क्रस्ट ज़्यादा थिन होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। इसकी जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर्स होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर्स और माउंटेनियस रीजन में तो ये 70 किलोमीटर्स तक थिक होता है। ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो जो क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर्स तक पाया जाता है। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के फर्दर डिफरेंसेस की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फेल्सिक यानी लाइटर सिलिकेट्स का बना होता है और ओशियानिक क्रस्ट मैफिक यानी हैवियर सिलिकेट्स का बना होता है। लाइटर सिलिकेट्स में सोडियम और पोटेशियम आते हैं, जबकि हैवियर सिलिकेट्स में आयरन और मैग्नीशियम सॉल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल की। जो मेंटल है ये मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेकर इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर्स तक होती है। आगे हम डिसकंटिन्यूटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है। जो अपर मोस्ट पोर्शन है मेंटल का वो एस्थेनोस्फीयर होता है। जो एस्थेनोस्फीयर होता है इसमें ओलिविन मिनरल पाया जाता है। इस ओलिविन मिनरल के कारण जो एस्थेनोस्फीयर है इसमें सेमी प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है। ये सेमी प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऊपर में जो लिथोस्फीयर होता है उसमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट हमारा है कि क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट है जो मेंटल का, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अभी आपने जाना कि जो मेंटल है इसमें भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। और जो अपर पार्ट है इसमें सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसके साथ क्रस्ट मिलके लिथोस्फीयर को फॉर्म करता है और इस लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर की। कोर जो होता है उससे हम फर्दर 2 टाइप में पढ़ते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो आउटर कोर है ये हमारा लिक्विड स्टेट में है और जो इनर कोर है ये सॉलिड स्टेट में है। ये हैवी मटेरियल्स का बना होता है। इसमें निकल और आयरन का कॉम्पोजिशन ज़्यादा पाया जाता है। इस कॉम्पोजिशन को हम नाइफ लेयर भी बोलते हैं, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डायग्राम के थ्रू देखें तो हम ये पाएंगे कि अपर मोस्ट क्रस्ट है जो 100 किलोमीटर्स तक है। देन लिथोस्फीयर आता है जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल के साथ क्रस्ट मिलके फॉर्म करता है, ये 200 किलोमीटर्स तक होता है। देन एस्थेनोस्फीयर होता है, ये भी मेंटल का पार्ट होता है और इस तरह मेंटल 2900 किलोमीटर डेप्थ तक होता है। देन हमारा आउटर कोर आता है जो लिक्विड स्टेट में होता है और इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डायग्राम के थ्रू देखा। अब हम डिसकंटिन्यूटीज़ को देखते हैं। जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं ये अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं तो इन्हें जानना इंपॉर्टेंट है। जो पहला है हमारा वो कोनराड डिसकंटिन्यूटी है, ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी है, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को डिवाइड करता है, इनके बीच में पाया जाता है। उसके बाद हमारा रेपेटी डिसकंटिन्यूटी है, ये अपर और लोअर मेंटल को डिवाइड करता है, ये इनके बीच में पाया जाता है। उसके बाद हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये लोअर मेंटल और आउटर कोर को डिवाइड करता है और ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है। उसके बाद हमारा लीमैन डिसकंटिन्यूटी है, ये आउटर और इनर कोर को डिवाइड करता है। ये हमने डिसकंटिन्यूटी को जाना। अक्सर एग्जाम में इसका क्रोनोलॉजी पूछता है तो इसे हम इस कोड के थ्रू याद कर सकते हैं, CMRCL। जो CMRCL है उसको याद करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, CM राहुल गया लखनऊ। तो ये CMRCL कोनाड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लीमैन इनका सीक्वेंस बताता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्केनोस एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। जो वोल्केनोस होता है वो हम जानते हैं कि जो अर्थ के मेंटल रीजन में मैग्मा पाया जाता है। जो मैग्मा होता है ये मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स होते हैं। तो ये जो मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स मैग्मा होते हैं ये एस्थेनोस्फीयर के
रास्ते से क्रस्ट के थ्रू इरप्ट होते हैं। तो ये जो क्रस्ट के थ्रू इनका इरप्शन होता है यही वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसमें मैग्मा निकलता है और बाहर आने के बाद इसे हम लावा के फॉर्म में जानते हैं। जो वोल्केनोस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनोस। जो एक्टिव वोल्केनोस है इसमें बैरन आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार, इंडिया में जो वनली एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार पे सिचुएटेड है। माउंट एटना इटली में है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस हैं। वैसे डोरमेंट जो वोल्केनोस हैं, डोरमेंट का मतलब है कि ये कभी एक्टिव हुआ करते थे पर बहुत टाइम से डोरमेंट स्टेज में हैं। इसका मतलब है बहुत टाइम से ये इनमें कोई इरप्शन नहीं हुआ है। इसके एग्जांपल में जो धोसी हिल है या डेक्कन ट्रैप्स हमारे यहाँ इंडिया में है। बाहर की बात करें तो जो माउंट फूजी है या माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में है, या लेक तोबा। आप लेक तोबा का लोकेशन बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये कहाँ सिचुएटेड है। तो ये सब डोरमेंट वोल्केनोस में आते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब आपस में टकराते हैं। वैसे हम इसे फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, पर अभी क्योंकि हमने वोल्केनो को पढ़ा है तो इसको हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। जब ये ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराते हैं तो ये सबडक्शन जोन होता है, जिसमें कि ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं वो टूट के गिरते हैं। और ये जो टूट के गिरते हैं तो ये मैग्मा के पास तक पहुँचते हैं। जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ राइज करता है ड्यू टू कन्वेक्शन सेल्स। और ये जब ऊपर की तरफ राइज करता है तो यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जब ऊपर निकलता है तो ये क्रेटर के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो क्रेटर है उसके थ्रू जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो क्रेटर के थ्रू होता है। क्रेटर एक माउथ होता है उसका, जिससे कि वो बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लावा फ्लो बोलते हैं। इसमें डस्ट गैसेस और बहुत सारे टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, एशेस, वाटर वेपर्स एंड मेनी मोर। जब भी क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर लावा में क्या होता है कॉम्पोजिशन, या वोल्केनिक इरप्शन में कौन से गैसेस निकलते हैं, तो अधिकतर टाइम उनके ऑप्शंस अगर ऑल द अबव हैं तो वो सारे होते हैं। क्योंकि अभी तक जितना हमें पता है हो सकता है उससे ज़्यादा भी गैसेस उससे निकल रहे हों। तो ये जो है वो ज्योग्राफी आपको पता है डायनामिक सब्जेक्ट है, हमेशा न्यू स्टडीज़ न्यू डिस्कवरीज होते रहते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अक्सर सारे गैसेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनोज के टाइप्स अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन जो लावा का निकलना, मैग्मा का बाहर निकलना है, या फिर जो वायलेंट और स्मूथली कैसे फ्लो हो रहा है, जो बाहर मैग्मा आ रहा है वो मेल्फिक है, मैफिक है या फेल्सिक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ये टाइप्स। तो पहला हमारा शिल्ड वोल्केनोस है। जो हमारा शिल्ड वोल्केनोस है इसमें बसाल्ट फ्लो होता है। बसाल्ट जो होता है मैफिक सिलिकेट्स में आता है। तो जो शिल्ड वोल्केनोस होता है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट इन नेचर नहीं होता है। ये मोस्टली बसाल्ट के बने होते हैं, फ्लूइड टाइप इरप्शन होता है और इसलिए बहुत स्टिप नहीं होते हैं। स्टिप होने का मतलब यानी जो जो माउथ होता है वोल्केनो का अगर वो नैरो हो यानी स्टिप हो, इसका मतलब वो वायलेंट इरप्शन हो रहा है। और अगर वो स्टिप ना हो तो इसका मतलब होता है कि वो जो है फ्लूइड टाइप इरप्शन हो रहा है, यानी काफ़ी स्मूथली लावा बाहर आ रहा है। तो ये जो शील्ड वोल्केनोस होते हैं हमारे, ये वैसे तो स्मूथली फ्लो होता है लेकिन एक्सप्लोसिव ये हो सकते हैं अगर वाटर वेंट में जाए। अब ये वेंट क्या है, तो अभी डायग्राम में आपने देखा होगा कि ये जो मैग्मा है ये बाहर आता है, तो जिस चैनल से ये बाहर आता है इसको वेंट बोलते हैं। ये वेंट ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की तरह निकलें, ये बहुत अलग अलग इनके ब्रांचेस भी हो सकते हैं। तो ये जिस तरह से इनका जो चैनल होता है इसको हम वेंट बोलते हैं। तो ये हमने बात किया शील्ड वोल्केनोस के। इसके एग्जांपल हवाईयन वोल्केनोस हैं। तो एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछता है। तो हवाईयन वोल्केनोस शील्ड वोल्केनोस में आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्पोजिट वोल्केनोस है। जो कॉम्पोजिट वोल्केनोस हैं ये भी बहुत वायलेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये बसाल्ट से ज़्यादा विस्कस लावा इसके निकलते हैं। बसाल्ट से ज़्यादा विस्कस लावा निकलते हैं, यानी ये शील्ड वोल्केनोस से ज़्यादा थोड़े विस्कस है, थोड़े ज़्यादा वायलेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्डेरा आता है। जो कार्डेरा है ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ये इतना एक्सप्लोसिव, इतना वायलेंट होता है कि इसका जो क्रेटर होता है ये अपने आप कोलैप्स भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत वायलेंट होता है। नेक्स्ट हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप्स है जो डोरमेंट वोल्केनो के टाइप में आता है वो एक्चुअली फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस में ही आता है। ये हाईली फ्लूइड लावा होते हैं जो कि अगर स्मूथ है, हाईली फ्लूइड है, तो वो लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए
ये जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस हैं ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा मिड ओशन रीज वोल्केनोस हैं। मिड ओशन रीज आप जानते होंगे कि ओशन बेसिस में, जो ओशन बेसिन में जब इरप्शंस होते हैं, जो फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज है, तो ये जो फॉल्ट क्रिएट होता है उसके बाद वहाँ से जब वोल्केनो के इरप्शंस होते हैं तो ओशन अंडर वाटर, ये मोस्टली अंडर वाटर होता है, अंडर वाटर ओशन में। तो जो अंडर वाटर ओशन में बहुत सारे माउंटेनियस स्ट्रक्चर बन सकते हैं वोल्केनो के, वो जो मिड ओशन रीज होता है। नेक्स्ट हमारा वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। हमने टाइप्स ऑफ वोल्केनो की बात कर ली, तो अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखते हैं कि जब वोल्केनो का इरप्शन होता है तो उसके इरप्शन से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो इसमें साथ ही एक इग्नियस रॉक्स भी बताया हुआ था। हालांकि जो रॉक्स एंड मिनरल्स के चैप्टर में हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे रॉक्स की, और उसमें हम टाइप्स ऑफ रॉक्स देखेंगे, इग्नियस से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, इन सबको हम जानेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स हैं ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं, और ये बेसिकली जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वो जब कूलर होता है तब ये इग्नियस रॉक्स का फॉर्म ले लेता है। जो इग्नियस रॉक्स हैं इनमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक वोल्केनिक रॉक्स और दूसरा प्लूटोनिक रॉक्स। जो वोल्केनिक रॉक्स होता है ये अगर सरफेस पे कूल होते हैं, मतलब ये जो लावा कूल होता है, मतलब मैग्मा जब सरफेस से बाहर निकलता है, लावा बन गया और फिर वो कूल होता है, तो वो एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स कहलाएगा। और जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं, जब वो अंदर में, मतलब वो मैग्मा जो है वो इनसाइड अर्थ क्रस्ट ही कूल हो जाता है, तो वो इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स कहलाते हैं। तो ये बेस्ड ऑन द कूलिंग ऑफ लावा एंड मैग्मा ये दो रॉक्स डिवाइड होते हैं। अब हम लैंडफॉर्म्स को देखें तो ये हम देखेंगे कि जो बैथोलिथ है, सबसे जो नीचे जो सबसे ज़्यादा लेयर फॉर्म करता है वो बैथोलिथ है। ये डीपेस्ट होता है। हालांकि ये कभी कभी बाद में जब कोई इरप्शन हो या फिर कोई अर्थ को का अगर हम अर्थ डेन्यूडेशनल प्रोसेस में जाता है तो ये दिखने भी लगता है, बड़े बड़े लार्ज डूम्स के शेप में दिखता है ये। लेकिन ऐसे हम अगर देखें तो बैथोलिथ सबसे नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मैग्मा कूलिफाई हो जाता है और बड़े लार्ज बॉडीज़ में वो प्रेजेंट होता है, तो वो बैथोलिथ होते हैं। नेक्स्ट हमारा लैकोलिथ है। ये जो अनडिलीवर्ड मैग्मा से ये सब बने होते हैं। तो जो लैकोलिथ का स्ट्रक्चर है वो जो एक तरह से कॉनकेव, अगर कॉन्वेक्स लेंस आप जानते हो तो जो कॉन्वेक्स की तरह इसका होता है कि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। और जो लैकोलिथ है उसी का ऑपोजिट लैपोलिथ हो जाता है। ये जो यहाँ पे बनाया हुआ सॉसर टाइप स्ट्रक्चर है ये लैपोलिथ है। ये जो लैपोलिथ होता है ये सॉसर से आप जानते हैं जैसे सॉसपैन होता है जो बीच में खाली और नीचे की तरफ इंक्लाइन, तो वो सॉसर होता है। और नेक्स्ट हमारा फैकोलिथ है। तो जो फैकोलिथ है ये लेंस सेप्ट जो मैग्मा बच जाते हैं, कुलिफाई होते हैं, तो ये वेवी पैटर्न ले लेते हैं। तो जो वेवी पैटर्न होता है ये फैकोलिथ होता है। नेक्स्ट हमारा डाइक और सिल है। तो डाइक और सिल्स जो है वो एक ही टाइप के दो टाइप, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो एक ही है। ओरिजिन तो बेसिकली मोर और लेस सबका एक ही है, पर डाइक जो है इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है कि वर्टिकल होते हैं और जो सिल है वो हॉरिजेंटल होते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लैंड के क्रस्ट के अंदर बन रहे होते हैं, लेकिन जब लैंड का डेन्यूडेशन होता है या कुछ और प्रोसेस होता है तो ये बाहर जब निकलते हैं तो ये सेम इसी स्ट्रक्चर फॉर्म में निकलते हैं। जो डाइक्स हैं वो वर्टिकल ही निकलेंगे, जो सिल है वो हॉरिजेंटल निकलेंगे। तो इस तरह से ये जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं, और ये सारे लैंडफॉर्म्स क्योंकि वोल्केनो के इरप्शन से होते हैं इसलिए हम इन्हें वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ये हमने लगभग थर्ड चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट ये दोनों मिला के कवर हुआ है, और हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।